चलो जी, नमस्कार दोस्तों। आज हम इंडियन पॉलिटी का बहुत ही शानदार टॉपिक करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है राष्ट्रपति। अनुच्छेद 52 संविधान का अनुच्छेद 52 कहता है 52 देश में राष्ट्रपति होना चाहिए। देश के अंदर राष्ट्रपति होना चाहिए। यह अनुच्छेद 32 में संविधान में इसके बारे में प्रावधान है। और याद रखना दोस्तों, राष्ट्रपति इस देश में, हमारे देश में नॉमिनल हेड है। नॉमिनल हेड का मतलब होता है नाम मात्र का मुखिया। सर, नाम मात्र का मुखिया, नाम मात्र का प्रधान, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि हमारे देश का सबसे बड़ा पद है, सबसे बड़ा पद होने के बाद भी सबसे कमजोर है, इसीलिए नाम मात्र का मुखिया है। सर, ये क्या बात हुई? अभी ये पूरी वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि राष्ट्रपति सबसे पावरफुल भी है, लेकिन राष्ट्रपति की पावर भी लिमिटेड है। तो दोस्तों, नॉमिनल हेड है, कह सकते हैं सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया के समान। सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया के समान है राष्ट्रपति। अनुच्छेद 53 53 कहता है संघ शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। चलो जी सर, 53 क्या है? संघ। संघ का मतलब क्या है? पूरे संविधान में भारत को एक संघ कहा गया, भारत को यूनिटी ऑफ स्टेट कहा गया। ना भारत कंट्री है, ना कोई स्टेट है, यूनिटी ऑफ स्टेट है। तो यहां संघ का मतलब है भारत, और पूरे भारत की शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति। यानी कि इस सेक्शन 53 के तहत इस देश में सबसे पावरफुल व्यक्ति अगर कोई है तो वो कौन है? राष्ट्रपति है। पूरे देश की शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति में निहित है। लेकिन दोस्तों, अनुच्छेद 74 अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को एकदम से बिल्कुल कमजोर बना देता है। अनुच्छेद 53 तो राष्ट्रपति को बना देता है सर्वे सर्वा, और अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को क्या बना देता है? कमजोर। कैसे? याद रखना, मंत्री परिषद की सलाह, मंत्री परिषद की सलाह अनिवार्य है। चलो जी सर, इसका मतलब बताओ। 74 का मतलब, मैंने दोस्तों आपको कहा कि ये व्यक्ति जो है, इस व्यक्ति को मैंने अपनी कार दे दी। मैंने कहा ये व्यक्ति कार का मालिक है। जैसे ही मैंने ये बात कही कि ये व्यक्ति कार का मालिक है, तुरंत ये व्यक्ति पूरा पावरफुल हो गया, इस कार का मालिक बन गया। लेकिन मैंने एक लाइन तुरंत जोड़ दी। क्या लाइन जोड़ दी? कि ये व्यक्ति, एक व्यक्ति और खड़ा है यहां। सपोज करो दोस्तों, ये अमर नाम का लड़का है। मैंने कहा अमर इस व्यक्ति, इस कार का मालिक है। एक लड़का यहां खड़ा है, मोहित। मैंने एक लाइन और जोड़ दी। क्या? कि अमर कार तभी चलाएगा जहां मोहित कहेगा, यानी मोहित के अनुसार कार चलाएगा अमर। तो दोस्तों, यहां तो अमर मालिक बन गया कार का, लेकिन अगली लाइन में अमर किसका नौकर बन गया? मोहित का। तो असली मालिक कौन बन गया? मोहित। यही है वो असली मालिक, मंत्री परिषद। यानी कि 74 के तहत राष्ट्रपति कुछ भी काम करेगा वो मंत्री परिषद की सलाह से ही करेगा, और मंत्री परिषद का जो मुखिया है, जो मालिक है, वो है देश का पीएम, प्राइम मिनिस्टर। कौन है दोस्तों? प्राइम मिनिस्टर। तो इसका मतलब राष्ट्रपति सर्वे सर्वा है, राष्ट्रपति सारे काम कर सकता है, पर किसकी सलाह अनिवार्य है? प्रधानमंत्री की। तो वास्तविक शक्ति किसके पास है? प्राइम मिनिस्टर। और नॉमिनल शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति। तो मैं लिख सकता हूं, यह है वास्तविक शक्ति। तो अभी मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा प्रधानमंत्री क्या है। अब इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि राष्ट्रपति हमारे यहां कैसे बनता है। बहुत ही कठिन टॉपिक है दोस्तों, एक एक वर्डिंग को ध्यान से सुनना। सेक्शन अनुच्छेद 54
सबसे महत्वपूर्ण है अनुच्छेद 54 क्या है सर? ये निर्वाचक मंडल। इलेक्टोरल कॉलेज मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, जिसे ये समझ में आ गया तो उसे बस सब समझ में आ गया। सर कैसे होता है राष्ट्रपति का चुनाव? तो याद रखना, इस देश के अंदर हम आम आदमी पब्लिक ही राजा है, हम ही राजा को बनाने वाले हैं और हमारे बिना राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो सकता। तो राष्ट्रपति के चुनाव में हम लोग हिस्सा लेते हैं, लेकिन दोस्तों याद रखना, राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो अप्रत्यक्ष विधि से होता है। कैसे होता है? अप्रत्यक्ष विधि। सर ये क्या होती है अप्रत्यक्ष विधि? प्रत्यक्ष विधि वो है जिसमें जनता खुद जाकर वोट डालती है, और अप्रत्यक्ष विधि वो होती है जिसमें जनता खुद वोट न डालकर अपने द्वारा चुने हुए व्यक्तियों से वोट डालवाती है। जैसे मैंने एमपी चुन लिया, एमएलए चुन लिया और उन्हें कह दिया जाकर तुम वोट डाल देना मेरी तरफ से, वो अप्रत्यक्ष विधि है। देश में प्रधानमंत्री, एमपी, एमएलए जो ये चुनाव होते हैं वो प्रत्यक्ष विधि से होते हैं, क्योंकि हम वोट डालने के लिए गए एमपी एमएलए के चुनाव में, विधायक के चुनाव में, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में हमने डायरेक्ट वोट नहीं डाली। तो राष्ट्रपति का चुनाव कौन सी विधि से होता है? अप्रत्यक्ष विधि से। सर क्यों किया अप्रत्यक्ष विधि से? प्रत्यक्ष विधि से भी तो कर सकते थे दोस्तों। खर्चा और समय बचाने के लिए हमने संविधान में राष्ट्रपति के लिए अप्रत्यक्ष विधि को चुना। तो सर ये निर्वाचक मंडल क्या है? इसका मतलब ये है दोस्तों, कौन वोट डाल सकता है, इसका मतलब ये है। तो दोस्तों मैं आज आपको बता दूं, निर्वाचक मंडल बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, निर्वाचक मंडल। नंबर 1, सबसे पहले याद रखना, हम 3 स्तर पे वोट डालते हैं आम पब्लिक, और हमारे बिना राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डल ही नहीं सकता। राष्ट्रपति के चुनाव में वोट वही डाल सकता है जिसे हमने चुना हो। तो हमने दोस्तों सबसे पहले नंबर 1 देश के लिए वोट किया। देश में जब हमने प्राइम मिनिस्टर को बनाया, प्रधानमंत्री को बनाया, तब हमने वोट दिया दोस्तों संसद के लिए। संसद के 2 पार्ट हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। एक लोकसभा और एक राज्यसभा। दोस्तों लोकसभा के 2 पार्ट हैं, एक निर्वाचित और एक मनोनीत। मनोनीत हटा ही दिया, मनोनीत अभी वर्तमान में हटा दिया, लेकिन मैं लिख देता हूं फिर भी मनोनीत। राज्यसभा में भी 2 प्रकार के सदस्य होते हैं, निर्वाचित और मनोनीत। चलो जी सर मुझे समझ में नहीं आया निर्वाचित और मनोनीत क्या होते हैं। निर्वाचित वो होते हैं दोस्तों, जनता चुनती है, जनता चुनती है। जैसे आपने अपने यहां एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद जो आपके यहां होगा, आपने उसके लिए वोट डाला, वो निर्वाचित है। मनोनीत लोकसभा में वर्तमान में नहीं रहे, पहले 2 एंग्लो इंडियन हुआ करते थे, लेकिन वो भी वर्तमान में समाप्त कर दिए गए। राज्यसभा में निर्वाचित जनता द्वारा चुने जाते हैं, और मनोनीत दोस्तों राष्ट्रपति गद्दी पर बैठा देता है। जैसे किसी भी 12 सदस्य राज्यसभा में, राष्ट्रपति के पास पावर है किसी को भी, जैसे कोई फिल्म स्टार हो, जैसे कोई क्रिकेटर हो, या कोई भी बड़ा नाम हो, उसे ले जाकर सीधा राज्यसभा का सदस्य बना देते हैं, राज्यसभा का एमपी बना देते हैं। तो ये राष्ट्रपति ने गद्दी में बिठाया। अब मेरा आपसे डायरेक्ट सवाल है, राष्ट्रपति के चुनाव में याद रखना वोट कौन कौन डाल सकता है? केवल एमपी और एमएलए। सर एमपी कौन हो? सांसद। आपके यहां एमएलए कौन हो? विधायक। तो याद रखना दोस्तों, राष्ट्रपति के चुनाव में केवल सांसद और विधायक ही वोट डाल सकते हैं, इसके अलावा कोई वोट नहीं डाल सकता। लेकिन मैंने तुझे क्या बताया अभी कि हमारे द्वारा चुना हुआ व्यक्ति ही वोट डालेगा। हमने नौकर रख रखे राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालने के लिए। कौन कर रहा हमारी नौकरी? सांसद और विधायक। अगर तू जिस सिटी में रहता है, दिल्ली में रहता है, तू सहारनपुर में रहता है, तू कहीं भी रहता है, तो तू वोट डालने नहीं जानेगा, तेरा कौन जाएगा? विधायक। तेरा कौन जाएगा? एमपी। समझ में आई बात?
तो दोस्तों लोकसभा का निर्वाचित सदस्य हमने चुना। क्या लोकसभा का निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालेगा? डालेगा सर, 100% डालेगा, क्योंकि इसे हमने चुना। लो जी, निशान लगा दिया। क्या लोकसभा का मनोनीत, ये तो क्वेश्चन ही नहीं बनता, लेकिन फिर भी अगर तेरे सामने आ जाए कोई प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन तो याद रखना मनोनीत है, राष्ट्रपति ने मनोनीत किया होगा, हमने नहीं चुना, ये नहीं वोट डाल सकता। क्या राज्यसभा का निर्वाचित व्यक्ति, राज्यसभा का निर्वाचित एमपी वोट डाल सकता है? सर 100% डाल सकता है, क्योंकि हमने चुना, हमारा नौकर है। लो जी। सर राज्यसभा का मनोनीत सदस्य वोट डाल सकता है? कह रहे मनोनीत है तो किसने चुना होगा? राष्ट्रपति ने। तो राष्ट्रपति ने चुना होगा तो ये वोट नहीं डाल सकता, क्योंकि हमारी पावर है। तो दोस्तों ये वोट नहीं डाल सकता। समझ में आया? चारों क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पेपर में आते हैं, कतई उलझने की जरूरत नहीं है, ध्यान से सुन लो। संसद, देश के लिए हम वोट डालते हैं संसद, संसद बनाते हैं पीएम, प्राइम मिनिस्टर। अगली क्लास में आपको पता लगेगा कैसे बनता है देश में प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर निर्वाचित होता है कि नियुक्त होता है, यह भी बहुत कम लोग जानते हैं अभी। तो दोस्तों संसद, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा में दो तरीके के सदस्य हैं, एक निर्वाचित और एक मनोनीत, एक निर्वाचित और एक मनोनीत। और मैंने तुझे क्या बताया? देश का सबसे बड़ा पद है, और दोस्तों ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र का मतलब जनता ही सर्वे सर्वा है। तो क्या हमारे बिना देश का राष्ट्रपति बन सकता है? नहीं बन सकता। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में हम बहुत व्यस्त हैं, हम वोट डालने नहीं जाने के। अगर हम वोट डालने जाएंगे तो क्या होगा? सरकार का खर्चा, एक्स्ट्रा क्या लगेगा? समय। तो सरकार सॉरी किसने कहा? डॉक्टर साहब ने संविधान में व्याख्या कर दी, क्या? अरे तुम ना हो वोट डालने के लिए, तुम अपने नौकर भेज दो। कौन है हमारे नौकर? सांसद और विधायक। कौन सा सांसद है? लोकसभा का निर्वाचित के मनोनीत? मनोनीत के कहेंगे तो मनोनीत कहेगा ना भाई तुमने थोड़ी भेजा मुझे, मैं तुम्हारी नौकरी थोड़ी करूंगा। तुमने तो किसे भेजा? निर्वाचित को। तुमने किसे भेजा? निर्वाचित। आगे समझ में? क्लियर? चलो दोस्तों नंबर 2, ये देश का चुनाव। फिर आता है राज्य का चुनाव। किसका चुनाव? राज्य। राज्य में हम चुनते हैं विधायक, और विधायक आगे जाकर बनाते हैं सीएम, चीफ मिनिस्टर। जैसे उत्तर प्रदेश में योगी सरकार, हमने विधायक को वोट दिया, हमने योगी को वोट नहीं दिया, हमने मोदी जी को वोट नहीं दिया, ना योगी जी को दिया, हमने केवल अपने विधायक और एमपी को वोट दिया। इन्होंने आगे जाकर मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर बना दिया, इन्होंने आगे जाके योगी जी को चीफ मिनिस्टर बना दिया। चलो जी, अब राज्य की अगर मैं बात करूं तो राज्य में दोस्तों विधानमंडल होता है। क्या होता है? विधानमंडल। और विधानमंडल में दोस्तों एक होती है विधानसभा और एक होती है विधान परिषद। क्या होती है? विधान परिषद। चलो जी, पहले तो इसी का कंसेप्ट समझ लो। जो स्थिति देश के अंदर राज्यसभा की है, वो स्थिति प्रदेश के अंदर विधान परिषद की है। जो स्थिति देश के अंदर लोकसभा की है, वो स्थिति प्रदेश के अंदर विधानसभा की है। तो विधानसभा किसके बराबर है? लोकसभा। और विधान परिषद किसके बराबर है? राज्यसभा। लेकिन ध्यान से सुनना ये बात, ये जो विधान परिषद है ये प्रत्येक राज्य में नहीं है, ये प्रत्येक राज्य में नहीं होती। तो सर ये क्या कारण है? प्रत्येक राज्य में क्यों नहीं होती है? दोस्तों हमारे यहाँ जो राज्य हैं बहुत छोटे छोटे भी हैं। अब उन छोटे छोटे राज्यों में अननेसेसरी खर्चा, अननेसेसरी नेता, अननेसेसरी दुनिया भर का तामझाम बनाने की आवश्यकता नहीं है, केवल विधानसभा से काम चल सकता है। लेकिन कुछ राज्य बहुत बड़े हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों हमने कुछ राज्यों में विधान परिषद बना दी, विधानसभा के सपोर्ट में। केवल 7 राज्य, तू भी मजा कर, इसकी एक ट्रिक है, मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा, वहां से आपको पता लग जाएगा किस किस राज्य में विधान परिषद है। बस अभी इतना समझ लो, विधान परिषद हर एक राज्य में नहीं है। आगे बात समझ? चलो जी, अब इस विधानसभा में भी 2 तरीके के सदस्य होते हैं, एक होते हैं निर्वाचित और एक होते हैं मनोनीत। अब इस विधान परिषद में भी 2 तरीके के सदस्य होते हैं, एक होते हैं निर्वाचित और एक होते हैं मनोनीत। अब दोस्तों मुझे एक बात बताओ, विधानसभा में विधायक बैठते हैं, ये कौन सा है? निर्वाचित। और ये कौन सा है? मनोनीत। इस मनोनीत को दोस्तों किसने मनोनीत किया होगा? राज्यपाल ने बिठाया।
किसने बिठाया गद्दी पर? राज्यपाल। और इस निर्वाचित को किसने बिठाया गद्दी पर? जनता ने बैठाया। किसने बैठाया? जनता ने। ये भी जनता ने बिठाया और ये किसने बिठाया? राज्यपाल। तो दोस्तों अब मैं यहां आपसे पूछता हूं, क्या विधानसभा का निर्वाचित मैंने बिठाया गद्दी पे से, ये वोट डालने के लिए जाएगा क्या? बिल्कुल जाएगा, क्योंकि इसे किसने बिठाया? मैंने। तो ये राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेगा। अब ये मनोनीत, ये भी मेरा नौकर है क्या? ना, ये मेरा नौकर नहीं है, ये राज्यपाल ने बिठाया, ये हिस्सा नहीं लेगा। बात समझ में आई? अब आ जाओ विधान परिषद। अब अगर मैं तुझे कह दूं कि विधान परिषद का निर्वाचित सदस्य इलेक्शन में वोट डाल लेगा, सपोज करो, दिमाग लगा, कॉमन सेंस लगा, कि उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है, गोवा में विधान परिषद है नहीं, समझ में आई बात? उत्तराखंड में विधान परिषद है नहीं, उत्तर प्रदेश का विधान परिषद का निर्वाचित सदस्य तो वोट डालने जा रहा और उत्तराखंड में है नहीं, तो उत्तराखंड वाले क्या कहेंगे? भाई सारा काम छोड़ दो, तुम भी विधान परिषद बनाओ। गोवा वाले क्या कहेंगे? सारा काम छोड़ दो, तुम भी विधान परिषद बनाओ। और जिन राज्यों में विधान परिषद की जरूरत भी नहीं है, वहां भी क्या होगा? विधान परिषद बन जाएगी, अननेसेसरी खर्चा बन जाएगा। तो संविधान में क्या व्यवस्था कर दी कि बेटे तू भी घर खेल और तू भी घर खेल। मतलब विधान परिषद का चाहे निर्वाचित हो चाहे मनोनीत हो, किसी को भी वोट डालने की पावर ही नहीं दी। अब दोस्तों बताओ मुझे, जब विधान परिषद का सदस्य वोट ही नहीं डालने का, तो क्या गोवा में विधान परिषद बनेगी? नहीं बनेगी। बात समझ में आई? तो यानी कि अगर मैं बात करूं विधानसभा की, तो केवल विधानसभा का निर्वाचित सदस्य वोट डाल सकता है, ना इसका मनोनीत डालने का, और विधान परिषद का कोई भी नहीं डालने। क्यों नहीं डालने का? क्योंकि विधान परिषद प्रत्येक राज्य में नहीं है। बात समझ में आई? चलो जी, चलो जी। अब दोस्तों आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा क्या कि सर ये जो मनोनीत होते थे, पहले मैंने पढ़ा कि लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत होते थे, अब ये वर्तमान में हटा दिए गए। क्या समस्या आई कि इन्हें हटा दिया? अगर कौन थे ये 2 लोग जिन्हें लोकसभा में मनोनीत कर देते थे? तो मैं आपको बताऊं, ये 2 लोग एंग्लो इंडियन थे। सर ये एंग्लो इंडियन क्या होता है? एंग्लो इंडियन का मतलब, जब हमारा देश आजाद हुआ इंग्लैंड से, तो कुछ इंग्लैंड के लोग यहीं रह गए थे, बहुत लोग यहां रह गए थे इंग्लैंड के। जब यहां से अंग्रेज गए, तो दोस्तों जो अंग्रेज यहां रह गए, कल फ्यूचर में उनके साथ हम कोई मिसबिहेवियर ना करें, हम फ्यूचर में उनका शोषण ना करें, तो हमने उन्हें पावर दे दी। क्या पावर दे दी? कि एंग्लो इंडियन जिनके मूल निवास इंग्लैंड का हो, जिनके माँ बाप दादा परदादा इंग्लैंड के हों और वो इंडिया में रह रहे हों, उनमें से किसी भी 2 व्यक्तियों को ले जाकर यहां मनोनीत कर देते थे। फिर उन्हें मनोनीत करने से क्या होता था? अगर इंडिया में उनके साथ कोई भेदभाव हो रहा है, कोई शोषण हो रहा है, तो ये 2 व्यक्ति यहां प्रधानमंत्री के सामने उनकी बात को रख सके। पर धीरे धीरे इनकी आबादी खत्म होती गई, अब इन्हें ढूंढना यहां बड़ा मुश्किल था। इसलिए दोस्तों एंग्लो इंडियन के जो 2 पद थे, वो यहां से क्या कर दिए गए? समाप्त कर दिए गए। ठीक है दोस्तों, लिख लो। दोस्तों बात हुई अभी देश के चुनाव की, एमपी की बात हुई, दोस्तों नॉर्मल राज्य में विधायक की। अब बात करते हैं नंबर 3 पे दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश में दोस्तों हमारे यहां जो केंद्र शासित प्रदेश है, उनमें केवल 3 राज्य ऐसे हैं जिनमें विधानसभा है। दिल्ली, पुदुचेरी और अब जम्मू कश्मीर हो गया। पहले जम्मू कश्मीर नहीं था। केवल 3 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं, केवल 3 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां विधानसभा है, जहां मुख्यमंत्री बैठता है। तो सर इसका मतलब जो और केंद्र शासित प्रदेश है, वहां मुख्यमंत्री नहीं होता, वहां लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, और वही सर्वे सर्वा होता है, जैसे चंडीगढ़। तो दोस्तों यहां पर विधानसभा है जहां मुख्यमंत्री है, तो याद रखना इनके विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी वोट डालेंगे। तो आपने पढ़ा दोस्तों इलेक्टोरल कॉलेज, निर्वाचक मंडल। तो निर्वाचक मंडल में 3 ही लोग हैं, पहला संसद एमपी, दूसरा विधायक नॉर्मल राज्य, और तीसरा केंद्र शासित प्रदेश। लिख लो दोस्तों। अब सबसे बड़ी समस्या क्या आई? अब हमारे सामने संविधान के अंदर
ये व्यवस्था होने के बाद सबसे बड़ी चुनौती आई कि विधायक वोट डाल लेंगे और एमपी वोट डाल लेंगे। एक विधायक तो है दोस्तों, सपोज करो सिक्किम का, और एक विधायक है दोस्तों सपोज करो उत्तर प्रदेश का। अब जो ये उत्तर प्रदेश का विधायक है, ये दोस्तों बहुत सारी जनसंख्या से बन के गया है। यानी कि सपोज करो अगर उत्तर प्रदेश का विधायक है, वो 4 लाख आबादी से चुना गया। कितनी आबादी से? 4 लाख। और जो सिक्किम का विधायक है, वो दोस्तों मुश्किल से 50,000 जनसंख्या में से ही चुना गया। बात को समझना जरा, जो मैं कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये सिक्किम का जो विधायक बना, ये 50,000 लोगों ने चुन के भेजा। कितने लोगों ने? 50,000। और उत्तर प्रदेश की जो सबसे ज्यादा आबादी है, यहां का जो एक विधायक है, वो कम से कम कितने लोगों ने चुन के भेजा? 4 लाख लोगों ने। अब एक बात बताओ, ये दोनों वोट डालने के लिए गए दिल्ली में राष्ट्रपति के चुनाव में। इसने वोट डाला एक और इसने भी वोट डाला एक। तो बताओ मुझे 50,000 लोगों की तरफ से कितने वोट डले? एक। और 4 लाख लोगों की तरफ से कितना वोट डला? एक। तो सही लग रहा कि गलत लग रहा? गलत है कि नहीं है? प्रतिनिधित्व सही हो रहा कि गलत हो रहा? प्रतिनिधित्व सही हो रहा कि गलत हो रहा? गलत हो रहा। क्या गलत हो रहा? सर ये तो गलत है। क्यों गलत है? सर जिसकी जनसंख्या ज्यादा हो, जो ज्यादा लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा हो, उसकी वोट वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, और जिसकी जनसंख्या कम हो उसकी वोट वैल्यू कम होनी चाहिए। बात समझ में आई? तो इसकी वोट वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी और इसकी वोट वैल्यू कम करनी पड़ेगी। अब दोस्तों समस्या आ गई है। समस्या सबसे बड़ी आ गई कि जब जनसंख्या के हिसाब से वोट वैल्यू बनेगी तो अब क्या व्यवस्था की जाए। तो इसके लिए दोस्तों संविधान में वोट वैल्यू ऑफ एमएलए, वोट वैल्यू ऑफ एमएलए का फॉर्मूला बनाया गया। क्या फॉर्मूला बनाया गया? विधायक की वोट की वैल्यू निकालने का एक फॉर्मूला बनाया गया। क्या फॉर्मूला? 1971 के हिसाब से राज्य की जनसंख्या डिवाइड बाय 1000 गुणा कुल निर्वाचित एमएलए। वाह क्या फॉर्मूला है! वोट वैल्यू ऑफ एमएलए, एक विधायक की वोट वैल्यू निकालने के लिए एक फॉर्मूला बना दिया। 1971 के हिसाब से राज्य की जनसंख्या डिवाइड बाय 1000 गुना कुल निर्वाचित एमएलए। सर मुझे कंसेप्ट तो समझ में आया, पर मुझे एक दर्द हुआ। क्या दर्द हुआ? कि 1971 कहां से आया? ये 1950 भी तो आ सकता था, 1947 भी तो आ सकता था, ये 1971। तो याद रखना, इस वोट वैल्यू में रट लेना बेस ईयर जो है वो दोस्तों 1971 है। सर ये 1971 बेस ईयर क्या है? इसकी कहानी सुनो क्या है। जब दोस्तों ये वाली बात आई, जनसंख्या जिसकी ज्यादा उसकी वोट वैल्यू ज्यादा, मतलब मैं लिख दूं ये गलत है, जिस विधायक, या मैं लिख दूं यहां जो विधायक ज्यादा जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कर रहा है उसकी वोट वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर बहुत बढ़िया समझ में आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो बधाई हो, तुम्हें समझ में आ गया सब बात क्लियर। तो वोट वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, बात समझ में आई। अब सर ये 1971 से पहले क्या हुआ? सारे राज्य अपनी जनसंख्या बढ़ाने में लग गए। सबको ये लगा कि यार ज्यादा जनसंख्या बढ़ाओ, जनसंख्या बढ़ेगी तो क्या होगा? हमारे राज्य में हमारी वोट वैल्यू बढ़ेगी। समझ में आई बात? तो जब देश आजाद हुआ, चीजों को समझ नहीं पा रहे थे, आबादी बढ़ाने पर सारे राज्यों ने ध्यान देना शुरू कर दिया, जनसंख्या बढ़ाओ, जनसंख्या बढ़ाओ, क्योंकि जनसंख्या बढ़ेगी तो क्या होगा? वोट वैल्यू बढ़ेगी। क्योंकि संविधान में लिख दिया कि जिस विधायक की का प्रतिनिधित्व ज्यादा होगा उसकी वोट वैल्यू ज्यादा होगी। तो इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी। इंदिरा गांधी ने 1971 में कहा ना रुक जाओ, ऐसा मत करो, हम दो हमारे दो, नारा दिया हम दो हमारे दो, जनसंख्या को कंट्रोल करो। तो सब राज्यों ने कहा ना हम नहीं करते कंट्रोल, अगर हम जनसंख्या को कंट्रोल करवा देंगे तो क्या होगा? हमारी वोट वैल्यू डाउन हो जाएगी। तो इंदिरा गांधी ने कहा ना घबराओ ना, अगले 50 साल तक, कब तक? अगले 50 साल तक जो फॉर्मूला है
उसमें दोस्तों 1971 की जनसंख्या फिक्स कर दी कि आप एक काम करो, अगले 50 साल तक आपकी आबादी बढ़े या घटे कोई फर्क नहीं पड़ने का प्रतिनिधित्व पर 1971 के हिसाब से जो राज्य की जनसंख्या होगी उसे ही फॉर्मूले में लिखा जाएगा। मतलब उत्तराखंड की आबादी 3 करोड़ और यूपी की आबादी 30 करोड़ 1971 में, और 1980 में इसकी आबादी 3.5 करोड़ और इसकी आबादी 40 लाख। कोई फर्क नहीं पड़ने का कितनी बढ़े, क्योंकि बेस ईयर क्या है 1971। तो 1971 को बेस ईयर लिया, इसे रटना मत, समझ भी लेना। तो याद रखना, इंदिरा गांधी ने आबादी कंट्रोल करने के लिए नारा दिया था, हम दो हमारे दो। तब 1971 की जनसंख्या को बेस मान लिया। क्लियर? ठीक है जी। तो दोस्तों 1971 के हिसाब से राज्य की जनसंख्या लेनी पड़ेगी। अब हम उत्तर प्रदेश की निकालते हैं, सबसे बड़े राज्य की। उत्तर प्रदेश यूपी 8,39,09,05 डिवाइड बाय 1000 गुना कुल निर्वाचित एमएलए कितने 403। तो दोस्तों जब मैंने इसे डिवाइड करा निकल कर तो 205 आ गई वैल्यू। कितनी आ गई 205। चला जरा 8,39,49,00,000 8,38,09,05। लो जी 1971 के हिसाब से राज्य की जनसंख्या ये थी डिवाइड बाय 1000 गुना 403। अब जब हमने इसे करा सोल्व तो हमारा आया निकल के 205। तो इसका मतलब ध्यान से सुनना, इसका मतलब क्या है, यूपी के एक विधायक की वोट वैल्यू 205 है। मतलब अगर उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले का विधायक वोट डालने के लिए राष्ट्रपति के चुनाव में जाता है तो उसकी कितनी वोट गिनी जाएंगी 205। याद रखना सर्वाधिक है 208 के आसपास आएगी, राइट 208 आएगी, बिल्कुल सही। तो याद रखना 208। और सिक्किम सबसे कम है दोस्तों 7, सबसे कम। तो याद रखना, एक बार दोबारा सुन लो, 1971 के हिसाब से आपको वोट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। किसके हिसाब से 1971। हमने उत्तर प्रदेश की निकाल ली, यूपी की 8,38,49,0905 1971 की जनसंख्या ले ली, डिवाइड बाय 1000 गुना 403 एमएलए है यूपी के अंदर, ये लिख दिया हमने। तो जब हमने इसे सोल्व करा तो 208 आ गया। मतलब यूपी के एक विधायक की वोट वैल्यू कितनी आ गई 208। और सिक्किम की अगर कैलकुलेट करूंगा तो निकल के आएगी 7, सबसे कम। तो सिक्किम का विधायक वोट डालने जाएगा तो कितनी वोट गिनी जाएंगी 7, लिख लो। तो दोस्तों पूरे देश में वोट वैल्यू ऑफ एमएलए 5,49,474 ये निकलती है। पूरे इंडिया के अंदर सारे राज्यों के विधायक वोट डालने तो टोटल वोट इतनी निकल के आएगी 5,49,474। अब दोस्तों एमपी की वोट वैल्यू निकालते हैं। वोट वैल्यू ऑफ एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो याद रखना इसका फॉर्मूला क्या है, वोट वैल्यू ऑफ एमएलए डिवाइड बाय सभी निर्वाचित एमपी। वोट वैल्यू ऑफ एमएलए सभी निर्वाचित एमपी। अब निर्वाचित एमपी दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा के हैं। लोकसभा में तो है 500 कितने हैं 43, 543। और राज्यसभा में कितने हैं 233।
अब दोस्तों वोट वैल्यू ऑफ एमएलए कितनी है? 549,474 डिवाइड बाय 543 प्लस 233 कितना आ गया? 776। 776 से जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा ये 708। जब कैलकुलेट करेंगे तो 708 गुना 776 ये हो गया 549,408। सही कर लो इसे सब, 549,408। तो टोटल वोट वैल्यू बताओ अब। टोटल राष्ट्रपति के चुनाव में कितने वोट डलेंगे? इसे और इसे जोड़ देना, 10 लाख समथिंग बैठेंगे। ठीक है भाई, मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। नहीं कुछ भी समझ में आया तो बताना। और दोस्तों अगली वीडियो में इस टॉपिक को खत्म करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।